नमस्कार बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर क्लास को आगे बढ़ाएंगे वो विषय है प्रत्यय पर आधारित अनुवाद, जो पिछले क्लास में भी हमने देखा था और इस क्लास में भी उसी को हम अभी आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसा उसमें टॉपिक बच गया है प्रत्यय में जिसका कि प्रयोग हम लोग अनुवाद में बराबर देखते हैं, इसलिए हमें लगता है कि एक और आपका विशेष से संबंधित एक टॉपिक बचेगा जिसे कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी जो हम लोग देखेंगे वो किस प्रकार से क्षत्रिय और सानस प्रत्यय के माध्यम से हम लोग संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं, या क्षत्रिय सानस प्रत्यय जब पढ़ते हैं तो उसका किस प्रकार से हम लोगों को ज़रूरत पड़ते रहता है वाक्य में प्रयोग करने के लिए अनुवाद के क्रम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस कुछ मैंने उदाहरण यहाँ से पहले से लिख रखा है ताकि हमारा समय का बचत हो सके। तो इसमें अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो ज़रा देखते चलें। जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो उसमें मैंने क्षत्रिय और शानच इन दोनों प्रत्ययों को काफ़ी विस्तार से बताया है, इसलिए आप उसे ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ मेरा एक आपसे आग्रह भी है कि आप हमारे चैनल को निरंतर देख ही रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। इससे हमारा जो भी अगला वीडियो बनता है उसकी सूचना आप तक मिलते रहती है। आपको सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है, इसलिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको कुछ उसमें शंका का समाधान करना है तो उससे भी अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अनुवाद है क्षत्रिय शानस से संबंधित, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं इसका केवल परिचय बता दूं, बाकी तो आप मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। वास्तव में हुए के अर्थ में हुआ, हुई, हुए इत्यादि जो हम लोग किसी भी क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं वाक्य बनाने के क्रम में, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, खेलता हुआ छात्र गिर पड़ा, एक उदाहरण हमने लिया। तो यहाँ जो खेलता हुआ लगा हुआ है, ये जो हुआ, हुई, हुए जो हम लोग हिंदी के जो क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं उसी के लिए संस्कृत में हम लोग क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों को पढ़ते हैं। उसी हुआ और हुई अर्थ को प्रकट करने के लिए हम लोग धातु से जो हिंदी की जो क्रियाएं हैं उसकी जो संस्कृत की जो धातुएं होती हैं उन धातुओं के साथ हम लोग क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय और शानच दोनों का प्रयोग सेम अर्थ में क्यों होता है, एक ही अर्थ में दोनों प्रत्ययों को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। वास्तव में धातुओं का हम लोगों ने कई रूप से वर्गीकरण किया है। तो मुख्य रूप से यदि देखें तो इसमें परस्मैपदी और आत्मनेपदी इन दोनों धातुओं के लिए हम लोग क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय ये दोनों पढ़ते हैं। इन दोनों प्रत्ययों को हम लोग पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई ऐसी धातु जो परस्मैपदी है, जो भी ऐसी धातु जो परस्मैपदी है उसके साथ हम लोग क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और वैसी क्रियाएं, वैसी धातुएं जो कि आत्मनेपदी में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि सेव का धातु रूप है सेवते, सेवते, सेवंते, है ना, सेवा करने के अर्थ में। तो वहाँ पर जो है हम लोग शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जिसमें कि तीता हंती से पढ़ती, पढ़ता, पठंती, हंसती, हंसता, हंसंती, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो इस प्रकार की जो धातुएं हैं वो परस्मैपदी की होती हैं, जिसमें कि तीता हंती जो प्रत्यय है वो लास्ट में लगा हुआ होता है। और ते, ते, अंते आत्मनेपदी धातु में लगता है, जिसके साथ हम लोग शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए आपको परस्मैपदी धातुओं का ज्ञान और आत्मनेपदी धातुओं का जो वर्गीकरण है कि किस किस वर्ग में कौन कौन सी धातुओं को रखा गया है, इसका ज्ञान आपको रखना जरूरी है। इसके लिए आपको शब्द रूप को, धातु रूप को देखना जरूरी है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी धातु रूपों को जरूर देखें। यदि आप चाहते हैं कि अनुवाद में आपका पकड़ अच्छा हो, आप अच्छे से अच्छे ट्रांसलेशन बना सकें, तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से आपको धातु रूपों को भी और शब्द रूपों को भी याद रखना जरूरी है। तो चलिए इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए खेलना आपका खेल धातु है या क्रीड धातु है, दोनों प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर खेलते हुए, खेलता हुआ लगा हुआ है, हुआ, हुई, हुए, तो इन अर्थों में हम लोग अब ये जो खेलना का जो क्रिया है वो परस्मैपदी है, क्रीड धातु। अब ये जो है ध्यान ये रखना है कि जब भी हम क्षत्रिय प्रत्यय या शानच प्रत्यय किसी भी धातु के साथ लगाते हैं
तो उससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं। और जैसे विशेषण हो जाता है तो विशेषण अपने विशेष्य के अनुसार चलना शुरू कर देता है, उसी के अनुसार विभक्ति, लिंग, वचन सब चलता है। और क्षत्रिय प्रत्यय का तो तीनों लिंगों में रूप होता है, सातों विभक्तियों में इसका शब्द रूप चलने लगता है। तो इसलिए कोई भी आप क्षत्रिय प्रत्यय वाले शब्द रूप को यदि आप याद कर लें, जैसे गच्छन ही है, गम से क्षत्रिय लगाकर गच्छन बना तो गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः, इस प्रकार से हम उसका रूप चलाते हैं सातों विभक्तियों में। ठीक है, तो पुल्लिंग में आपका बालक की तरह रूप चला, आपका ये क्षत्रिय प्रत्यांत का रूप चलता है, गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः, गच्छन्तम, गच्छन्तो, गच्छतः, गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः, गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः। तो इस प्रकार का जो रूप होता है वो आपका पूरा सातों विभक्तियों, तीनों वचनों में पुल्लिंग में चलता है। और उसी को यदि आपको स्त्रीलिंग में चलाना है तो फिर नदी की तरह वो रूप चलता है, नदी, नद्यो, नद्य की तरह, गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्यः, है ना। यदि इसके हम लोग अगर देखें तो पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, ये आपको पुल्लिंग में चलता है। और ये हो गया आपको पुल्लिंग में। इस चीज़ को मैंने पहले भी बताया है, आप यदि मेरे पिछले वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा। स्त्रीलिंग में आपको नदी की तरह गच्छन्ति, मैं सिर्फ प्रथमा विभक्ति का रूप लिख रहा हूँ, गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्यः, बहुवचन में हो गया गच्छन्त्यः। ठीक है, तो इस प्रकार से नदी की तरह स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में आपको इस तरह से चलता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसका प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। और फिर नपुंसक लिंग में आपको जगत की तरह इसका रूप होगा। ठीक है, तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो इन शब्द रूपों का भी हमें पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा शब्द रूप जो कि क्षत्रिय प्रत्यय से बना हुआ है उसे आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार, उसी शब्द रूप के अनुसार यहाँ वो चूँकि विशेषण बनता है, क्षत्रिय प्रत्यय से बने हुए शब्द विशेषण होते हैं, तो स्वाभाविक है कि सब कुछ उसका अपने विशेष्य पर डिपेंड करता है और विशेष्य के अनुसार ही जो है उसमें विभक्ति और वचन उसमें लगेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। इससे पहला देखिए उदाहरण यदि हम देखते हैं तो कहता है खेलता हुआ छात्र गिर पड़ा। तो खेलता हुआ, तो खेलने का धातु क्या होता है? क्रीड होता है या खेल होता है, क्रीड लेते हैं। तो क्रीड धातु से यदि आप क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे, चूंकि हुआ हुई के अर्थ में आपको बनाना है, तो मूल शब्द इसका बन गया क्रीडन, मूल शब्द बन गया क्रीडन। ठीक है, जब इसका रूप चलाएंगे, क्रीडन का मूल शब्द क्रीडत बनता है, और जब इसका रूप चलाएंगे तो क्रीडन, क्रीडंतो, क्रीडंतः, जैसे गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः। अब मैं इसे हटाऊंगा, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो मूल शब्द क्रीडत बना। अब ये डिपेंड करता है, जब इसका रूप चलाएंगे तो पुल्लिंग में क्रीडन, क्रीडंतो, क्रीडंतः, जैसे गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्तः था। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो विशेषण बन रहा है, ये विशेषण किसका है? तो छात्र का है। तो छात्र खेलता हुआ, कौन खेलता हुआ? छात्र खेलता हुआ। तो ये छात्र का जो है विशेषण हुआ खेलता हुआ। तो छात्र चूंकि पुल्लिंग है और यहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग हो रहा है, यदि बहुवचन का होगा तो यहाँ पर खेलते हुए छात्र गिर पड़ते हैं, उस प्रकार का वाक्य दिया हुआ रहता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि वाक्य बहुवचन में है, क्रिया बहुवचन में है। तो इससे फिर हमको बहुवचन में ले जाना चाहिए। लेकिन यदि आपको ये पता लगता है कि कोई भी इसका जो विशेष है वो एक वचन में है, तो इससे भी हमको एक वचन में रखना है। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए? अब क्रीड से क्षत्रिय लगाएंगे तो वास्तव में ये छात्र एक वचन में है, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा हमारा? यदि बनाएंगे तो इसे हटाते हैं, हो जाएगा क्रीडन, क्रीडन छात्रः, क्रीडन छात्रः अपतत, अपतत, क्रीडन छात्रः अपतत। क्रीडन सिर्फ क्रीड धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगा तो इसका अर्थ होगा खेलता हुआ, खेलती हुई, खेलते हुए, इस प्रकार का इसका अर्थ निकलता है। और ये चूंकि छात्रः का विशेषण है तो छात्रः प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है, इसलिए क्रीडन भी हमने प्रथमा विभक्ति के एक वचन में दिया और पुल्लिंग में दिया। ठीक है ना। ये
इस अनुवाद को और आप अच्छी तरह से तब समझ सकते हैं जबकि आप क्षत्रिय प्रत्यांत किसी भी शब्द को, क्षत्रिय प्रत्यांत कहने मतलब क्षत्रिय प्रत्यय वाले जो शब्द हैं जिसमें कि क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है, वैसा कोई भी शब्द रूप आप याद कर लें और फिर याद करने के बाद आप यदि इस अनुवाद को बनाएंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर छात्रा के अनुसार क्रीडन हो गया, तो खेलता हुआ छात्र और पतत गिर पड़ा या गिर गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग रूप है, बोलती हुई बालिका। अब यहाँ पर विशेष्य क्या है? बालिका है। यहाँ पर विशेष्य था छात्र जो कि पुल्लिंग था, यहाँ पर बालिका विशेष्य है और इसका विशेषण हो गया हुआ के अर्थ में हुई। यहाँ हुआ है, यहाँ हुई है, तो बोलती हुई, तो बोलती हुई कौन? बालिका। तो बालिका स्त्रीलिंग शब्द है। तब इससे जो शब्द हम बनाएंगे इस स्त्रीलिंग में, तो मूल शब्द तो अगर यदि हम देखें तो क्या होगा? वद से हमने क्षत्रिय लगा दिया, बोलते हुए के अर्थ में प्रश्नपदी धातु भी है, तो अब मूल शब्द बन गया वदत, बोलता हुआ या बोलती हुई, इस तरह से। चूंकि ये बालिका का विशेषण बन रहा है, बालिका का ये विशेषण है, तो इसका रूप हो जाएगा फिर वदंती, दीर्घकारांत नदी की तरह, वदंती, वदंत्यो, वदंत्यो, वदंत्य। ठीक है, वदंत्य। अब इस प्रकार से इसका रूप चलने लगेगा प्रथमा व्यक्ति में, इसी प्रकार से सातों विभक्तियों में इसका रूप होगा। तो यहाँ जो है आपको ये ध्यान देना है कि बोलती हुई है तो स्त्रीलिंग में वद का यदि आप स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो ये स्त्रीलिंग वाला रूप हो गया इस तरह से। यदि पुल्लिंग में होता तो वदन, वदंतो, वदंतः, इस प्रकार। तो अब देखिए कि बालिका पढ़ती है, बालिका एक है, एक बालिका का बोध हो रहा है वाक्य को देखने से, तो फिर क्या करेंगे? एक वचन वाला देंगे वदंती, है ना। तो दूसरा का क्या हो जाएगा? वदंती, वदंती बालिका, बोलती हुई बालिका, वदंती बालिका पढ़ती है, पठती, पठती। ये दूसरे नंबर का हो गया आपका अनुवाद। वदंती कैसे हुआ आप समझ गए होंगे, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग शब्द है और वद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगाया तो मूल शब्द बना वदत, और उसको जब स्त्रीलिंग में आप रूप चलाएंगे तो उसका स्त्रीलिंग रूप चलता है वदंती, वदंत्यो, वदंत्य। ठीक है, नदी की तरह। तो अब चले आइए नेक्स्ट में, मोहन हंसते हुए बोलता है। अब इसे हटाते हैं। मोहन हंसते हुए, अब यहां पर देखिए हंसते हुए कौन बोल रहा है? मोहन बोल रहा है। यहां पर विशेष जो है पहले आ गया है और विशेषण आगे चला गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। वास्तव में ये हंस धातु के साथ हुए लगा है, हुआ हुई के अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे, प्रश्नपदी धातु है। तो मोहन का मोहनः, मोहन का हो जाएगा मोहनः, हंसते हुए हसन, जो कि मोहन जो है एक वचन में है, पुल्लिंग है और एक वचन में, हसन हंसते हुए बोलता है वदति। ठीक है, मोहनः हसन वदति, मोहन हंसते हुए बोलता है। यहां पर हसन जो है प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में है, ठीक है ना, क्योंकि मोहनः देखिए बालक की तरह रूप हुआ पुल्लिंग, मोहनः मोहनौ, मोहनः बालकः बालकौ बालकः, तो ये भी एक वचन में, इसलिए हसन को भी हमने क्षत्रिय प्रत्यांत जो शब्द रूप चलता है उसको एक वचन में हमने रखा है। क्रिया वदति के अनुसार मोहनः एक वचन में है प्रथमा के व्यक्ति में, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन में हमने क्रिया को भी रखा है। अब अगला देखिए, यहां पर नेक्स्ट जो है आपका तीसरा, चौथा, फोर्थ, मैं दौड़ते हुए जाता हूं। मैं, तो मैं का संस्कृत हो गया अहम, अहम, मैं। अब दौड़ते हुए, दौड़ना धाव धातु है, धावती, धावतः, धावंती, इसका रूप चलता है। अब धाव धातु से हमें क्षत्रिय प्रत्यय लगाना होगा, तब जो है दौड़ते हुए का अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये धाव धातु है और इस धाव से आपने क्षत्रिय लगा दिया। ठीक है, तो रूप बन गया धावत, मूल शब्द बना धावत, और जब रूप चलेगा तो धावन, धावंतो, धावंतः, धावन, धावंतो, धावंतौ, धावंतः।
अब डिपेंड करता है कि कर्ता एक वचन में है कि बहुवचन में है कि द्विवचन में है। तो उसी प्रकार से यहाँ हम तीनों वचनों में से उस वचन का हमें निर्धारण करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। तो यहाँ जो है आपको अब ये मैं अहम कर्ता हो गया। अच्छा, दौड़ते हुए तो मैं अकेला हूँ, एक वचन, तो इसलिए हम क्या करेंगे, धावन लेंगे। तो अहम धावन दौड़ते हुए जाता हूँ, गच्छामि जाता हूँ। अहम करता है उत्तम पुरुष एक वचन का, इसलिए क्रिया भी जो देंगे वो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी, सो होगी वो गच्छामि। और धावन हो गया दौड़ते हुए के अर्थ में, जैसा कि रूप मैंने आपको बताया जैसे चलता है। नेक्स्ट हम लोग देखें पांचवा, राधिका देखती हुई मुझसे बोली। अब यहाँ पर देखती हुई जो क्रिया है, जो विशेषण है, क्रिया विशेषण कह सकते हैं, तो ये क्रिया विशेषण किसका है, राधिका का विशेषण है। अब राधिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जिसका रूप लता की तरह चलेगा। तो इसे जब हम देखेंगे तो अब देखती हुई है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, फिर अब देखती हुई का हम संस्कृत यहां बनाएंगे। अब राधिका का राधिका है, राधिका का राधिका, इसमें विसर्ग नहीं होगा चूंकि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लता की तरह रूप होगा। और राधिका चूंकि एक है तो इसलिए इसको एक वचन में रखा हमने। अब देखती हुई जो है, अब यहाँ पर फिर चूंकि राधिका स्त्रीलिंग है इसलिए जो सत्री प्रत्यांत शब्द होगा, मतलब सत्री प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द होगा उसको हम लोग स्त्रीलिंग में ले जाएंगे। और चूंकि कर्ता एक वचन में है तो उससे भी हम एक वचन में रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि देखना का अब संस्कृत क्या हुआ, दृश्य धातु है, ठीक है ना, दृश्य धातु। दृश्य मतलब होता है देखना, इस दृश्य से सत्री प्रत्यय लगा तो रूप मूल शब्द बनता है पश्यत। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जिस तरह से आप देख रहे हैं ध्यान से, दृश्य धातु मूल धातु है, लेकिन जब भी सत्री प्रत्यय लगता है तो मूल धातु से देखने के लिए केवल मूल धातु से लगता है। वास्तव में लट लकार का जो रूप होता है प्रथम पुरुष एक वचन का या द्विवचन कहें बहुवचन कहें, तो उसमें जो चलने वाला जो रूप है उसके साथ ये प्रत्यय लगता है। कहने का मतलब है यदि हम दृश्य धातु का रूप देखें तो मूल धातु तो दृश्य हो गया, हमने प्रत्यय किसके साथ लगाया, दृश्य के साथ लगाया, लेकिन यहाँ पर रूप क्या बना, पश्यत बना। कहने का मतलब यह है कि दृश्य के साथ तो लगा, लेकिन जब इसका रूप बनता है तो इसके चलने वाले रूप के साथ वो प्रत्यय लग जाता है। मतलब पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति जो इसका रूप चलता है धातु रूप का। तो वैसी बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे गम भी देख लीजिए, मूल धातु है गम, लेकिन जब रूप चलता है तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, तो गच्छ के साथ सत्री प्रत्यय वहां लगता है और फिर उसका रूप गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः इस प्रकार से बनता है। इसीलिए यहां भी पश्यन, पश्यन्तौ, पश्यन्तः। तो यहाँ पर चूंकि पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति चलता है, तो यहाँ जो पश्य देख रहे हैं इस पश्य के साथ ये सत्री प्रत्यय लग करके फिर जो है पश्यत रूप बनता है। ठीक है, इसे मैंने पहले बहुत, मैं इस विषय में काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए इसको हम ज़्यादा इसमें हम लोग समय नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो राधिका अब देखती हुई स्त्रीलिंग है तो हो जाएगा पश्यन्ति। स्त्रीलिंग में यदि आप जाएंगे तो हो जाएगा पश्यन्ति, क्योंकि नदी की तरफ होगा स्त्रीलिंग में, तो पश्यन्ति। राधिका देखती हुई मुझसे बोली, मुझसे बोली मतलब मुझको बोली, तो माम, मुझसे का मतलब होता है माम, मुझको, बोली का अवदत, अवदत। ठीक है, ये पांचवा था। अब चलिए 6 में, ये 6 हो गया, ये 5, 4, 3, 2, ये हो गया 1। 6 में भिक्षुक मांगता हुआ जाता है। ठीक है, अब भिक्षुक मांगता हुआ जाता है तो यहाँ पर देखिए भिक्षुक एक वचन में है, चलिए भिक्षुका लिख दिए एक वचन में। भिक्षुक का संस्कृत भिक्षुक, याचक भी कह सकते हैं। भिक्षुका अब मांगता हुआ, अब यहाँ पर जो ये जो वाक्य देख रहे हैं इस वाक्य में आई हुई जो क्रिया है वो मांगता हुआ, तो मांगना जो क्रिया है उसका संस्कृत में आपका जो मूल धातु होता है वो याच धातु होता है। तो ये वास्तव में ये उभयपदी है, इसका प्रश्नपदी भी आत्मनेपदी, लेकिन अधिकतर इसका प्रयोग आत्मनेपदी में देखा जाता है। तो याचते, याचेते, याचनते, तो यहाँ से याच धातु से आपको अब सत्री प्रत्यय नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रत्यय जो है, ये जो धातु है वो धातु आपका आत्मनेपदी है। यदि परस्मैपदी धातु होती जैसे कि पठती, पठत, पठन्ति या पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति,
तो इन सभी में हम क्षत्रिय प्रत्यय लगा देते हैं। और सानस प्रत्यय अब हम लोग जब लगाएंगे तो आत्मनेपदी धातुओं के साथ लगाएं। तो ये जो तीनों उदाहरण देख रहे हैं सभी के सभी तीनों आत्मनेपदी वाला धातुओं के साथ लगा हुआ है। इन धातुओं का पहचान आप तब कर सकते हैं जब खुद से आप अध्ययन करेंगे, व्याकरण के पुस्तकों को लेकर थोड़ा सा धातु रूपों को देखें, कौन कौन से धातु रूप प्रश्नपदी के हुए हैं, कौन कौन से धातु रूप आत्मनेपदी के हैं, तब इसका ज्ञान वर्धन आपका होता है। ठीक है, तो भिक्षुकः मांगता हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा कि सानस प्रत्यय में मान बचता है, जैसे कि सेव से सानस लगाए तो सेवमानः, सब में पुल्लिंग में सेवमानः, स्त्रीलिंग में सेवमाना लता की तरह रूप चलाएंगे, पुल्लिंग में बालक की तरह चलाएंगे सेवमानः सेवमानो सेवमानः बालक की तरह, स्त्रीलिंग में सेवमाना सेवमाने सेवमानः लता लते लता, और नपुंसक लिंग में फल की तरह सेवमानम सेवमाने सेवमनानी फलम फले फलानी की तरह। इस प्रकार से तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। चूंकि विशेषण बनता है इसलिए तीनों लिंगों में सातों विभक्तियों में इसका रूप होता है। तो मांगता हुआ का फिर हो जाएगा याचमानः। याच धातु से आपने सानस लगाया तो हो गया मान बच गया सानस में, तो याचमानः मांगता हुआ। ठीक है, ये हो गया आपको याचमानः। याचमानः मांगता हुआ जाता है, गच्छति। ठीक है, मांगता हुआ जाता है। क्लियर है। याचमानः चूंकि भिक्षुकः एक वचन में है, कर्ता इसका जो विशेष है एक वचन में है, इसलिए याचमानः को भी हमने एक वचन रखा। यदि ये बहुवचन में होता, सपोज कीजिए कि यहाँ पर बालकः रहता तो यहाँ पर याचमानः हो जाता। तो जैसा विशेष वैसा विशेषण। यहाँ पर देखिएगा सब में विशेषण आगे आ गया है, तो आगे आने से कोई दिक्कत नहीं। आपको ये तो आप पहचान ही सकते हैं कि विशेषण विशेष कैसा होता है, कौन किसका विशेष है या कौन किसका विशेषण है। तो इसमें विशेषण वाले में आपको परिवर्तन करना है विशेष्य के अनुसार। और चूंकि कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन में, इसलिए गच्छति जो क्रिया हुई है वो भी भिक्षुकः के अनुसार हुई है, गच्छति। अब चलिए 7 में, वह कांपते हुए वृक्ष को देखता हुआ है। वृक्ष है जो हिल रहा है, कांपना तो क्या हिलना है ना। तो और कोई बालक है जो उस वृक्ष को हिलते हुए वृक्ष को देख रहा है, तो वह, तो सह 7th नंबर में आ जाइए, सह वह कांपते हुए। अब यहां भी कंप धातु है, तो कंप मतलब होता है कांपना। तो कंपते कंपेते कंपनते आत्मनेपदी धातु है, ये भी ते ते अंत लगता है। तो यहां से हम क्या लगाएंगे, सत्री प्रत्यय नहीं लगाएंगे, सानस प्रत्यय लगाएंगे। चूंकि आत्मनेपदी धातुओं के साथ हमें सानस प्रत्यय का ही प्रयोग करना है। तो यहां हो जाएगा कांपते हुए का। अब ये देखिए कि कांपते हुए जो है किसका विशेषण है, वृक्ष का विशेषण है। कांपता हुआ कौन, वृक्ष। और वृक्ष में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। वृक्ष पुल्लिंग है, वृक्ष वृक्षो वृक्षाः, जिसका जो विशेषण बनेगा वो भी पुल्लिंग बनेगा। अब चूंकि वृक्ष जो है वृक्ष को देखता है, तो वृक्ष में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी तो हो जाएगा वृक्षम, वृक्ष को। तो यहां पर हो जाएगा कंपमानम, तो सह कंपमानम, स कंपमानम वृक्षम, स कंपमानम वृक्षम पश्यति। ठीक है। अब यहां पर देखिए वृक्षम शब्द जो है द्वितीया के एक वचन में है। बालक की तरफ वृक्ष का रूप चलाइएगा, बालकः बालको बालकः, द्वितीया के एक वचन होता है बालकम। उसी प्रकार से हो गया यहां पर वृक्षम, वृक्ष को दिखता है। अब इसी पर जो है ये कंप धातु से जो सत्री प्रत्यय, ये सॉरी सानस प्रत्यय लग करके जो बना हुआ शब्द है, चूंकि वो विशेषण है किसका, वृक्ष का। तो वृक्ष में द्वितीय एक वचन है, इसलिए कंपमानम में भी हम क्या किए, द्वितीय एक वचन लगा दिए और पुल्लिंग वाला रूप में लगाए, जिस लिंग में वृक्ष है। इस प्रकार से का रूप बन जाएगा कंपमानम। ठीक है, कंपमानः कंपमानौ कंपमानः कंपमानम, जैसे बालकम होता है वृक्षम, उस तरह से। 8वां है नेक्स्ट, यहीं पर इसका आंसर कर देते हैं 8 का, है ना, जगह उधर है नहीं। सेवा करता हुआ पुत्र सफल होता है। सेवा करते हुए जो पुत्र होते हैं वो अपने जीवन में सफल होते हैं। ऐसा हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है कि वो बच्चे जो माता पिता अपने गुरु की सेवा करते हैं वो अपने जीवन में अधिक सफल माने जाते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ वाक्य में कि सेवा करता हुआ, करते हुए होना चाहिए, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, करते हुए। ठीक है, सेवा करते हुए पुत्र सफल होते हैं, बहुवचनांत वाक्य है।
तो सेवा करते हुए का यहाँ का सेव धातु देंगे। अब विशेषण किसका बन रहा है? पुत्र का। तो चूंकि पुत्र यहाँ पर बहुवचनांत है, इस बात का पता इस वाक्य के अंत में जो सहायक क्रिया हैं दिया हुआ है, जिसके ऊपर के अनुस्वार लगा हुआ है हैं, तो इससे पता चलता है कि वाक्य जो है वो बहुवचनांत है। तो यहाँ पर चूंकि पुत्रः होगा और सेवा करता हुआ क्या हो जाएगा? फिर सेवमानाः, प्रथमा के बहुवचन में सेवमानाः पुत्राः, सेवा करते हुए पुत्र। ये देखिए यहाँ विशेषण एक और है सफलाः, ठीक है, सफल होते हैं। तो सेवा करते हुए पुत्र सफल होते हैं। तो सेवमानाः यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर शानच प्रत्यय लगा है। यहाँ भी चूंकि सेव धातु आत्मनेपदी है तो इसलिए यहाँ पर शानच प्रत्यय लगा, तो शानच में मान बच गया तो हो गया सेवमानः एक वचन में। और चूंकि पुत्रः बहुवचनांत है, बहुवचन में पुत्राः लिख रहे हैं, हो सकता है कि एक वचन का भी प्रयोग हो सकता है। तो एक वचन का होगा, यदि यहाँ पुत्रः रहेगा तो यहाँ पर सेवमानः नहीं होकर के क्या हो जाएगा? सेवमानः हो जाएगा। एक वचन में भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पुत्राः बहुवचन में है इसलिए यहाँ पर सेवमानः दे दिया गया है। तो सेवमानः पुत्रा, सेवा करते हुए पुत्र सफला भवन्ति, सफल होते हैं। तो यहाँ पर दो विशेषण आ गया है, एक तो सेवमानः भी है और सफला भी है। सफल कौन? पुत्र होते हैं, ठीक है। तो दोनों का दोनों विशेषण है, तो इससे भी हम प्रथमा के बहुवचन में रखें चूंकि विशेषण होने के कारण। कर्ता पुत्राः बहुवचन में है इसलिए भवन्ति क्रिया को भी हमने बहुवचन में रखा, प्रथमा के बहुवचन में, तो इसे भी प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो इस प्रकार से जितना सारा आपने देखा, सेवा करते हुए, कांपते हुए, है ना, मांगता हुआ, देखती हुई, दौड़ते हुए, हंसते हुए, ये सभी के सभी क्रियाएं जिसमें कि हुए या हुई या हुआ या हुए लगे हुए हैं, तो ये सभी के सभी सत्री और शानच प्रत्यय के सहयोग से, इन्हीं प्रत्ययों के माध्यम से प्रत्यय को लगा करके धातु के साथ हम लोग इस प्रकार का अनुवाद बनाते हैं। और ऐसा प्रयोग हम लोगों को बराबर देखने को मिलता है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा प्रयोग करते हैं, ए तुम खाते हो बोलते हो, कभी भी खाते हुए नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार का अनेक बार ऐसा होता है कि एक ही वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ भी देखिए एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, एक तो हंसना और दूसरा बोलना। बोलना फिर पढ़ना, खेलना गिरना, तो इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं। और लेकिन जिन क्रियाओं के साथ आपका हुआ या हुई लगे हैं, उन्हीं क्रियाओं के साथ आपको क्षत्रिय या सानस प्रत्यय का प्रयोग करके आपको अनुवाद बनाना चाहिए। ध्यान इसमें यही रखना चाहिए कि क्षत्रिय या सानस प्रत्यय जिन धातुओं के साथ लगाते हैं वो हमेशा विशेषण होगा। और जब भी कोई भी शब्द जब विशेषण बनता है तो वहाँ पर थोड़ा अनुवाद बनाने वाले को या वाक्य को जो निर्माण जो छात्र कर रहे हैं उनको थोड़ा वहाँ पर सावधान होने की ज़रूरत होती है, थोड़ा वहाँ पर अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका विशेष्य पर उनका ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि विशेष्य के अनुसार ही फिर अपने विशेषण को वहाँ बदल सकते हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपका विशेषण विशेष्य का प्रयोग करते हुए वाक्य को किस तरह से हमें अनुवाद को बनाना चाहिए, इस विषय में और कुछ प्रत्यय एक आध बचा हुआ है उसको लेकर के हम लोग अनुवाद प्रकरण को समाप्त करेंगे और फिर आगे का फिर जो टॉपिक होगा उसे हम देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।